मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BA वर्ष की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह है मुद्रा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, कार्य, दोष, वर्गीकरण, विकास, भाग 2। भाग प्रथम हम कर चुके हैं, भाग 2 है। ये प्रश्न पत्र प्रथम है। आगे इसमें हम चलते हैं मुद्रा के महत्व पे। अब तक हम इस मुद्रा के बारे में हमने इसके अर्थ, परिभाषा, इसका महत्व, इसके कार्य, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं कि मुद्रा का महत्व क्यों है। मार्शल का ये कथन अपने आप में मुद्रा की इम्पोर्टेंस को बता देता है, जब वो कहते हैं मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। देखिए, मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाते हैं, उत्पादक लाभ अधिकतम कर पाते हैं, बचत करने वाले बचत कर पाते हैं, विनियोगकर्ता विनियोग कर पाते हैं। तो मुद्रा क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक धुरी की तरह कार्य कर रही है और इसके द्वारा बहुत सारे कार्य हो पा रहे हैं। उत्पादन, उपभोग, विनियोग, निवेश, बचत, बहुत सारे कार्य मुद्रा के माध्यम से ही हो पा रहे हैं। इस प्रकार सारा अर्थ विज्ञान या आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था मुद्रा के आधार पे ही चल पा रहा है। इसको हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा आधुनिक जीवन का प्राण है, जिसके बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थव्यवस्था में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए मुद्रा ही जिम्मेदार है। इसके बिना मुद्रा अर्थव्यवस्था के कार्य होना मुश्किल है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन होगा। ठीक है। मुद्रा के महत्व को अगर हम आगे अध्ययन करते हैं तो मुद्रा के आर्थिक व सामाजिक, इसके महत्व को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, आर्थिक महत्व और सामाजिक महत्व। आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता के लिए मुद्रा का क्या महत्व है। सीधी सी बात है, एज ए कंज्यूमर आप खुद भी देखते होंगे कि अगर आपको किसी वस्तु का उपभोग करना है तो आप वहाँ सोच समझकर ही अपनी मनी उस वस्तु को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंड कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप अपनी मनी को खर्च करना आवश्यक नहीं समझेंगे। ठीक है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर अगर उसको उत्पादन करना है तो वो लाभ अधिकतम करण की बात सोचता है, लागत न्यूनतम करना चाहता है, लाभ अधिकतम करना चाहता है। ये लाभ अधिकतम और लागत न्यूनतम वो तभी कर पाएगा, उसका कैलकुलेट करने का कार्य वो मुद्रा के माध्यम से ही कर पाता है। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर उत्पादन भी मुद्रा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आप देखिए कि प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है वो साधनों को जो भी प्रतिफल देता है वो मुद्रा के रूप में देता है। इसी प्रकार से मुद्रा ने श्रम विभाजन को सरल बना दिया है। श्रम विभाजन की वजह से श्रम विशिष्टीकरण भी सरल बन गया है। ठीक है। तो ये सारे कार्य मुद्रा के कारण ही संपन्न हो पाए हैं, और मुद्रा की वजह से ही आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार संभव हो पाया है। एक देश से दूसरे देश को अगर सहायता दी जाती है तो वह भी मुद्रा के माध्यम से ही दी जाती है, और यदि अगर वह वस्तु के माध्यम से भी दी जाती है तो भी उसका कैलकुलेशन मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। आगे चलते हैं वितरण में इसका महत्व। वितरण में आप देख ही चुके हैं कि समाज में जो लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इनका प्रतिफल दिया जाता है वह मुद्रा के रूप में ही दिया जाता है। आगे सार्वजनिक वित्त में महत्व। सार्वजनिक वित्त में अगर हम देखें कि जो करारोपण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या देश की जनता से जो गवर्नमेंट के द्वारा ऋण लिए जाते हैं, विदेशी ऋण लिए जाते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था आदि की जाती है, सार्वजनिक व्यय आदि सभी का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जीवन स्तर की वृद्धि में सहायता। देखिए, मुद्रा भौतिक कल्याण में वृद्धि की है। जीवन स्तर को ऊंचा करने में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जीवन स्तर वास्तविक आय की वृद्धि से प्रभावित होता है। और वास्तविक आय कैसे निकाली जाती है? मौद्रिक आय में कीमत सूचकांक का भाग देके वास्तविक आय प्राप्त की जाती है। सामाजिक क्षेत्र में अगर हम मुद्रा के महत्व के बारे में बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व तो स्वयं सिद्ध है। ठीक है, मुद्रा में क्रय शक्ति होने के कारण यह व्यक्तियों के पास वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने की शक्ति की सूचक होती है। इसलिए अधिक मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो जाता है। यही कारण है कि आप देखिए जितने भी भौतिकवादी देश है या पूंजीवादी देश है या अब हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे भी लोग मुद्रा के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ रहे हैं और इसके थ्रू वह सामाजिक व राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा संपूर्ण जीवन में छाई हुई है। ठीक है, और पिछड़ा हुआ समाज हर जगह मौद्रीकरण होता जा रहा है। भारत के देहाती क्षेत्रों में भी आप देखिए कि मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होने लगा है। ठीक है, तो मुद्रा के महत्व का अध्ययन करने के बाद में हम आगे चलते हैं मुद्रा के खतरे। ठीक, मुद्रा के खतरे, इसमें हम देखेंगे कि मुद्रा ने कई प्रकार के आर्थिक व सामाजिक अपराधों की उत्पत्ति की है। समाज में जितनी भी तस्करी, कालाबाजारी, माल का संग्रह, मुनाफाखोरी, करों की चोरी हो रही है, ये जो भी हो रहा है इसका मीडियम मुद्रा है। मुद्रा के माध्यम से ही कालाबाजारी हो रही है, माल का संग्रह भी मुद्रा के माध्यम से ही हो रहा है, करों की चोरी के लिए भी मुद्रा ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसकी वजह से अगर आप ये देखें तो मुद्रा के कारण दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं। ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहली अर्थव्यवस्था है सफ़ेद या कानूनी अर्थव्यवस्था तथा दूसरी अर्थव्यवस्था है काली अर्थव्यवस्था। कानूनी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसके लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है, और काली या गैर कानूनी या अंडरग्राउंड इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था, ये सारे पर्यायवाची हैं। ये वह अर्थव्यवस्था है जिसका लेन देन गैर कानूनी ढंग से होता है। ठीक है, तो मुद्रा का एक ये दोष है। अब अगर हम मुद्रा के आर्थिक दोषों की बात करें तो मुद्रा का आर्थिक दोष है, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट है मुद्रा का मूल्य अस्थिर होता है। देखिए, मुद्रा का मूल्य अस्थिर होने की वजह से दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। या तो मुद्रास्फीति की स्थिति आती है या मुद्रा अविस्फीति की स्थिति आती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा के मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है कि मनी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन मनी डिमांड, यानी मनी सप्लाई मनी डिमांड से अधिक है। ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि होगी। कीमतों में वृद्धि होने से महंगाई में वृद्धि होगी। ठीक है, और ये अस्थिति की स्थिति में मुद्रा अविस्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य ये आपका बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। इस परिस्थिति में कीमतों में कमी आती है। कीमतों में कमी आने से मंदी आती है। मंदी आने से बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस प्रकार ये दोनों ही स्थितियाँ मुद्रा का मूल्य अस्थिर होने का कारण है, या उसका परिणाम आप कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य की अस्थिरता की वजह से ये दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा व्यापार चक्रों को जन्म देती है। मुद्रा के कारण ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, और मुद्रा इन अर्थव्यवस्थाओं को उत्पन्न करने साथ में इनको नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए हमें मौद्रिक नीति के साथ साथ राजकोषीय नीति का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रा व पूंजी का केंद्रीयकरण, मुद्रा की वजह से ही पूंजी का केंद्रीकरण होता है। इससे मुद्रा कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। इस वजह से क्या होता है? वित्त पूंजीवाद का उदय होता है, जिसमें वित्त के स्रोतों पर चंद पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाता है। यदि देशवासी दूसरे देशों में मुद्रा भेजना चालू कर देते हैं तो जिस देश से मुद्रा बाहर जाती है उसको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि भारतीय फर्मों की काफ़ी धनराशि विदेशी बैंकों, विशेष रूप से स्विस बैंकों में जमा है, जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल है।
और विभिन्न देशों के बीच भ्रमणशील मुद्रा, हॉट मनी, हॉट मनी आप समझिए थोड़ा सा। आज ये समस्या काफ़ी उत्पन्न हो गई है। इसमें यह है कि यदि एक देश में ब्याज की दर दूसरे देश की तुलना में ऊंची हो जाती है तो वहाँ विदेशों से मुद्रा आने लगती है, लेकिन यदि आगे चलकर कहीं दूसरे देश में पुनः ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो यह मुद्रा उन देशों में जाने का प्रयास करने लगती है। इसे भ्रमणशील मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की भ्रमणशील मुद्रा से एक देश में भुगतान संतुलन तथा विनिमय की दरों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए जो एनआरआई होते हैं, इनकी जो जमा राशियाँ होती हैं वो भ्रमणशील मुद्रा के रूप में ही मानी जाती हैं। अतः मुद्रा का ये स्वरूप कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा के अपने अपने गुण एवं दोष हैं। नैतिक आचरण में सुधार करके व समतावादी समाज की स्थापना करके मुद्रा के अधिकांश अवगुणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रा एक अच्छी सेवक है लेकिन एक बुरी स्वामिनी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक साध्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो मुद्रा बहुत हानि उत्पन्न करती है, लेकिन अगर आप इसे एक साधन, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में इसको मानेंगे तो ये आपके काफ़ी कार्यों को या आपकी काफ़ी समस्याओं का हल करने में सहायता प्रदान करती है। आज का असाइनमेंट है, प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छी सेवक है परंतु एक बुरी स्वामिनी। आपको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऊपर जो हमने आज पढ़ाया उसी में से आप इसका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस बहुत विस्तृत रूप में देने की। ठीक है, धन्यवाद।